Hello students, how are you doing? Let's start today's session. This is lecture 3, chapter microorganism friend and foe. Okay, in the last lecture I told you about algae. In this lecture we will discuss about the fungi or fungus, whatever you like. The term fungi or fungus, you can say, fungus is singular and fungi is plural. The term fungus is derived from a Latin word which means mushroom. तो फंगस का मेन मतलब क्या होता है? मशरूम होता है. फंगस क्या होता है? मशरूम. फंगी आर ए क्लोरोफिलस. ये कैसे होते हैं? ए क्लोरोफिलस मतलब नॉन क्लोरोफिलिक, नॉन क्लोरोफिल. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. ठीक है, ये प्लांट लाइक होते हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. नॉन क्लोरोफिलस होते हैं. नॉन वेस्कुलर मतलब इनके पास जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होती. जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होते. जाइलम फ्लोएम भी नहीं होते. ठीक है. एंड हेट्रोट्रॉपिक. इनका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक. तो ये क्या होते हैं? और आप क्या कह सकते हो? एक क्लोरोफिलस प्लांट लाइक. क्या होते हैं? प्लांट लाइक. ये वर्ड भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. ए क्लोरोफिलस प्लांट लाइक. ठीक है, प्लांट की तरह होते हैं ये. आगे बढ़ें. फंगी क्या होता है? यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक. कैसा है? यूकैरियोटिक, यानी इसका जो न्यूक्लियस है दैट विल बी एडवांस. कैसा होगा? एडवांस होगा. ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है. अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो ये क्या होती है? जो ईस्ट होती है, खमीर जिसे कहते हैं, मार्केट में आप ख़रीदते हैं, खमीर नाम से ये मिलता है. इसका इस्तेमाल अधिकतर जो ब्रेड की बेकिंग करने में या जो लोग जलेबी बनाते हैं उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है खमीर की. तो ये खमीर जो होता है दैट इज़ नोन एज ईस्ट. ये बडिंग करता है बहुत तेज़ी से. मल्टी सेलुलर की बात करें तो मोल्ड. ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है, ब्रेड मोल्ड कहलाती है, वो मल्टी सेलुलर होती है. स्टडी ऑफ फंगी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी. क्या कहते हैं? माइकोलॉजी. और स्टडी ऑफ फंगल डिजीजेज, यानी कि जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम डिजीजेस की स्टडी करते हैं कॉज्ड बाय फंगस, दैट इज नोन एज माइकोसिस. उसे हम क्या कहते हैं? माइकोसिस. अब एक चीज़ याद रखना, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की स्टडी होती ही हो. जैसे आप ये नहीं कह सकते कि एल्गी की स्टडी होती ही है. आप ये नहीं कह सकते कि फंगस की स्टडी होती है. स्टडी के होने के लिए, मतलब साइंस की एक ब्रांच बनने के लिए, इट शुड हैव मोर कंटेंट. इतना कंटेंट हो कि आपको उसे अलग पढ़ना पड़े, तभी तो आप कहोगे ना कि हम अलग से स्टडी कर रहे हैं. तो कुछ चीज़ों की अलग से स्टडी की जाती है और कुछ हम एक टॉपिक के अंदर ही पढ़ सकते हैं. तो फंगस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसकी स्टडी अलग से की जाती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑकरेंस ऑफ फंगी. तो देखिए, जितने भी माइक्रोब्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये सब लगभग हर जगह पाए जाते हैं. लगभग हर जगह पाए जाते हैं. फंगी कैन बी फाउंड इन जस्ट अबाउट एनी हैबिटेट यू केयर टू मेंशन. आप जो चाहें सोच लें. ये सी में भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, सॉइल में भी हो सकता है, प्लांट पर भी होती है, एनिमल पर भी हो सकती है, ह्यूमन स्किन पर भी फंगस हो सकती है ना. ह्यूमन फंगस हो जाती है ना, फंगस वाली बीमारियां हो जाती हैं, खुजली हो जाती है ना. एनिमल्स में भी हो जाती है, प्लांट पे भी आ जाती है, प्लांटरस टाइप में. तो ये क्या कहलाती हैं आपकी? ये लगभग हर जगह पाई जाती हैं अर्थ पर. ठीक है, अर्थ पर हर जगह पाई जाती हैं. आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर. अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर आप बड़े इत्मीनान से और कायदे से समझिएगा. आगे चल के आपको ये पूरा का पूरा किंगडम पढ़ने को मिलेगा. किंगडम फंजाई आपको पढ़ने को मिलेगा. तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को, कुछ पॉइंट्स को स्टडी कर ले रहे हैं. अभी हम लोग पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ने जा रहे, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा हमको उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसा होता है एक फंगस. तो फंगस जो होता है, इसमें क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक थ्रेड होते हैं. कुछ फंगस में क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक थ्रेड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं. और जो थ्रेड या फिलामेंट कहते हैं, और उन फिलामेंट को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, हाइफे. क्या कहा गया है? हाइफे. और बहुत सारे हाइफे मिलके एक वेव लाइक, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं माइसीलियम. जिसे क्या कहते हैं? माइसीलियम. ठीक है. जैसे थ्रेड क्या हो गया? अगर आपके थ्रेड की बात करें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक थ्रेड जो होते हैं वो फिलामेंट कहलाते हैं. और
ये जो बेव फॉर्म हो जाती है हाइफे की बेव, ये क्या कहलाती है? माइसीलियम कहलाती है। ठीक है, समझ में आया ना? जो थ्रेड हैं, अगर हम बात करें जो थ्रेड हैं, ये क्या बनाएंगे? हाइफे। थ्रेड ने क्या बनाया? हाइफे। और हाइफे ने क्या बनाया? माइसीलियम। माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम, सीलियम। ठीक है, स्पेलिंग एक बार आप उससे सही से देख लीजिएगा, इसमें सही से लिख नहीं पाती है कई बार। तो माइसीलियम। सेल वॉल प्रेजेंट होती, चूंकि ये प्लांट लाइक है, मतलब प्लांट्स ही हैं, तो इनमें सेल वॉल तो होनी ही होनी है, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल किसकी बनी होती है? चिटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चिटिन की। आगे चल के आप पढ़ोगे, चिटिन एक सीमेंट की तरह सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? सीमेंट की तरह मजबूत सब्सटेंस होता है। ठीक, वैसे सेल वॉल कभी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं, कभी सेलुलोज की बनी होती हैं। यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी होती है? चिटिन की बनी होती है। क्या कहते हैं इसे? चिटिन। ठीक, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब लगभग पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सेल इंक्लूजन होते हैं, जैसे ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या है? आपके ऑर्गेनेल्स है ना, आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन बातों को कि ऑर्गेनेल होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। और ये क्या है? इंक्लूजन्स। ठीक है, ये क्या है? इंक्लूजन्स है आपके। इंक्लूजन का मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे फैट मॉलिक्यूल हो गए, आपके वाटर हो गया, मिनरल हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी सेल के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक ये टोर्यूला ईस्ट है, यानी ईस्ट की सेल है, उसके स्ट्रक्चर को आप देखो तो देखो ये न्यूक्लियस है, आप देख सकते हो, दिस इज़ अ न्यूक्लियस। ओके, and ribosomes you can find here, ribosomes, cell wall, plasma membrane, lipid inclusion, and these are vacuoles। ये क्या हैं? आपके vacuoles हैं, ये vacuoles भी हैं। तो लगभग जो प्लांट सेल में पाए जाने पार्ट होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, दिस स्ट्रक्चर यू नीड टू ड्रॉ। आपको कॉपी पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ के बात करते हैं कि कुछ फंगस ऐसी होती है जो प्लांट लाइक हमें देखी होती है, जैसे कि मशरूम। बहुत कॉमन मशरूम स्ट्रक्चर होता है। तो मशरूम, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मशरूम हमें कुछ ऐसा दिखता है, होता है ना? ठीक, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को, एक मशरूम को कट करें तो अंदर से मशरूम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मशरूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें बहुत सारे फिलामेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एक फिलामेंट को क्या कहते हैं? हाइफे। और उन हाइफे से जो बनता है ग्रुप, वेव जो बनती है, नेट जो बनता है, दैट इज नोन एज माइसीलियम। उसे हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हाइफे क्या होते हैं? ट्यूबुलर सेल्स विद सेलुलर वॉल्स। यानी कि ये हाइफे जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये सेल वॉल होती है, ये जो बनी हुई है, दिस इज सेल वॉल। इसके अंदर कुछ आपके क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंसेस, जैसे कि आपके कह सकते हो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होती हैं, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अभी हमको उतनी डिटेल में जाना नहीं होता, तो हम क्या समझ सकते हैं? केवल हाइफे आर ट्यूबुलर सेल्स। हाइफे क्या होते हैं? ट्यूबुलर सेल्स होती हैं। और माइसीलियम क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ हाइफे। जब बहुत सारे हाइफे आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? ग्रुप ऑफ हाइफे को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ये डायग्राम भी आपको बनाना है, ड्रॉ, ये भी बनाना है विद डेफिनीशन, नोट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फंगीज आर फाउंड। फंगीज डिफरेंट काइंड की फंगीज होती हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड, आपका मशरूम हो गया, मोल्ड्स ऑन ऑरेंज, मतलब कि कुछ फ्रूट मोल्ड्स होते हैं जो आपने देखा होगा ना, रस्ट जंग जैसी कुछ फ्रूट्स पर लगी दिखाई देती है कभी कभी, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल्ड कहते हैं। ईस्ट, माइल्ड्यू, रस्ट, स्मट, ये कुछ टाइप के फंगी होते हैं। हम लोग इसमें से कुछ को पढ़ के देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, माइल्ड्यू, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेड के ऊपर जो फंगस हमें लग जाती है, दिखती है, कभी कभी हम ब्रेड खरीद के लाते हैं और वो ख़राब होती है, उसके ऊपर फंगस लगी दिखाई देती है हरी हरी हमें, जैसे कि आपको यहाँ पर इस ब्रेड के स्पेसिमेन पर दिखाई दे रही है ना। तो एक्चुअली जो ब्रेड के ऊपर फंगस लगती है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हाइफे हैं। ये क्या है? ये आपको हाइफे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हाइफे दिखाई दे रहे हैं ना।
और हाइफे बहुत सारे मिलके क्या बना लेंगे, माइसीलियम बना लेंगे। और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपको ये दिख रहे हैं स्पोर्स, ठीक है, तो ये जो स्पोर हैं, ये छोटे छोटे जो पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं, दे आर नोन एज स्पोर। और ये जो इनकी पूरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, ये पूरी जो बॉल होती है इसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम। क्या नाम देते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो स्पोरेंजियम में स्पोर होते हैं जो उड़कर क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं, फिर वहाँ पे नया प्लांट मतलब नई हाइफे निकल आती है, फिलामेंट निकल आते हैं, फिर उनसे और निकल आते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी, इसे जिसे आपने फ्रूटिंग बॉडी कहा है यहाँ पर, एक्चुअली यही फ्रूटिंग बॉडी क्या है, स्पोरेंजियम कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, स्पोरेंजियम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। मशरूम्स, ये बड़ा फेमस फंगस है जिसका इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है। तो मशरूम क्या होते हैं, मशरूम इज़ अ फंगी प्रोड्यूसिंग अ फ्लैशी फ्रूटी बॉडी, मतलब इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी होती है, अलग से ही आप देखते हो। स्पेशली कंसिस्टिंग अ स्टॉक विद एन अम्ब्रेला कैप, इसके ऊपर स्टॉक होता है अम्ब्रेला कैप के साथ, ये आप देख पा रहे हो ना, जैसा ये अम्ब्रेला की तरह कैप है बनी हुई। इट हैज़ 2 पार्ट, कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, पाइलियस, क्या कहते हैं, पाइलियस। और अटैच विद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, माइसीलिया। इनमें ये नीचे आप जो देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये माइसीलिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, माइसीलिया कहलाते हैं, ठीक है। माइसीलिया एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, डू नॉट रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ। जो मशरूम होते हैं ये निकलते कैसे हैं, आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि जितने भी जो आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, सेप्रोफाइट्स, वो क्या करते हैं, किसी भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने केमिकल को सेक्रेट करते हैं और उसे डिकम्पोज कर देते हैं, और उसके डिकम्पोज होने से जो फूड बनता है, जो तैयार होते हैं न्यूट्रिएंट, उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इसीलिए खाना तो बना नहीं सकते, तो इसीलिए क्या होते हैं, ये डेड डिकेइंग मैटर्स से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला होता है ईस्ट, ये भी एक टाइप का मशरूम होता है। ये कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। ये कैसा होता है, सिंगल सेल होता है, नॉन क्लोरोफिलस, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता, और जनरली फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये भी क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। जितना भी फंगस है मोस्टली क्या होता है, डेड डिकेइंग मतलब सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। ऑफन सीन एज अ ग्रीन डस्ट, ग्रे डस्ट ऑन फूड, यानी ये ग्रे डस्ट की फॉर्म में फूड के ऊपर दिखाई देता है। नीड फूड एंड सूटेबल टेम्परेचर टू ग्रो, इसे ये अधिकतर क्या होता है, फूड मटेरियल्स में फॉर ब्रिंगिंग स्पॉन्जीनेस यूज़ किया जाता है। कई बार जैसे जलेबी होती है, स्पॉन्जी बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और इसका हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा जाए। आप मार्केट से ईस्ट, अगर आपको ईस्ट नहीं मिलता तो आप ईस्ट वाला काम किससे, दही से भी करके देख सकते हैं, लेकिन वैसे ईस्ट यूज़ करो ज़्यादा सही रहेगा। आप क्या करें, छोटा सा थोड़ा सा मैदा ले लें, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ये मैदा ले लें और बाज़ार से खमीर खरीद लाएं, ईस्ट खरीद लाएं, ठीक है, मार्केट में मिलता है, आप किसी दुकान पे जाके खरीद सकते हो। तो आप ईस्ट खरीद लाएं और ईस्ट डालकर वो आटा जो होता है उस डो को प्रिपेयर करो, ठीक है। उस डो को प्रिपेयर करो और हल्का सा पानी लगाकर अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं आप। उस आटे को प्रिपेयर करने में थोड़ा सा आटा प्रिपेयर करें, उसे ढककर वार्म प्लेस पर लगभग के 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। जब आप थोड़ी देर बाद आप उसे देखोगे, लगभग 5 घंटे बाद, तो वो आपको फ्लफ़ी दिखाई देगा, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे पोर बन गए होंगे और वो फूल गया होगा। क्या हो गया होगा, फूल गया होगा, स्पॉन्जी हो गया होगा। क्यों हो गया होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि उसके अंदर आपने ईस्ट डाला है। तो ईस्ट नीड फूड, वो फूड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, उसमें क्या करेगा, ब्रेक करेगा अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। और जब न्यूट्रिशन ले लेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करने की वजह से बडिंग होगी, और बडिंग यानी कि जब ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन भी होगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। उस गैस के निकलने से छोटे छोटे होल्स भी बन जाएंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, और जो भी एक्सपेरिमेंट करें प्लीज़ मुझको उसका एक फ़ोटो शेयर ज़रूर करें। आई विल बी हैप्पी टू सी इफ़ यू हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। मल्टीप्लाइज बाय बडिंग, एज आई टोल्ड यू दैट इट ग्रोज बाय बडिंग, ये बडिंग से ग्रो करता है, ठीक है। जैसे ये बड दिख रहे हैं, ये क्या था, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक जो आपका ये यहाँ पर एक ईस्ट था, ईस्ट के ऊपर एक बड आई, फिर उस बड की ग्रोथ हुई, फिर उस बड के ऊपर एक बड आई, फिर ये बड पे बड, मतलब ये आवर्स में बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। माइल्ड्यू,
आपने पत्तियों के ऊपर माइल्ड्यू ये इस तरीके से देखी होगी, माइल्ड्यू या कह सकते हो रस्ट की तरह होती है, जंग जो लग जाती है उसकी तरह होती है। तो जो माइल्ड्यू होता है, माइल्ड्यू दो टाइप से हो सकता है, या तो ये पाउडरी हो सकता है, कैसा हो सकता है, पाउडर की फॉर्म में, या पैच की तरह होता है, मतलब एक धब्बे जैसा होता है, ठीक है। तो माइल्ड्यू भी एक टाइप का क्या होता है आपका, फंजाई ही होता है, ठीक है। अब मोल्ड और माइल्ड्यू कई बार आपको एक जैसे ही लगेंगे, ठीक है। मोल्ड और माइल्ड्यू जो होते हैं वो लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, दूर से दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो माइल्ड्यू और मोल्ड में डिफरेंस क्या होगा, कैसे करेंगे हम। तो मोल्ड इज़ अ फंगस दैट अकर ऑन फूड और एनी अदर ऑर्गेनिक मैटर अंडर मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन, ठीक है। ये हमेशा कैसा लगेगा, जो सही होगा, मतलब ख़राब चीज़ों पे नहीं लगेगा, ठीक है। और ये कैसे होंगे, डैम्प ऑर्गेनिक मैटर। माइल्ड्यू हमेशा कैसे लगेगा, एक थिन कोटिंग होगी फिलामेंट की, ये क्या होगी, थिन कोटिंग ऑफ फिलामेंट। और डैम्प ऑर्गेनिक मैटर, डैम्प मतलब जो ख़राब हो रहे होंगे, जहाँ पे मॉइस्चर आने लगेगा, ठीक है, जहाँ पे बहुत मॉइस्चर अधिकतर दीवारों पे हो जाता है ऐसा, वो दिखाई देगी आपको। ग्रो ऑन फूड और परमानेंट मटेरियल सच एज वॉल्स, और ये ग्रो ऑन पेपर, फैब्रिक, हाउस होल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ अटैच्ड मटेरियल, मोल्ड जहाँ कहीं लगेगी, मतलब जिस भी दीवार में लगेगी तो दीवार की सरफेस को पेनिट्रेट कर देगी, मतलब उसके अंदर तक घुस जाएगी। लेकिन ये जो होती है माइल्ड्यू, ये सरफेस के ऊपर ही रहती है, ये सरफेस के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। मे बी फजी और स्लाइमी, ये स्लाइमी मतलब चिपचिपी भी हो सकती है। मोल्ड कैसा हो सकता है, चिपचिपी होती है। माइल्ड्यू कैसी होती है, पाउडरी होती है। कैसी होती है, पाउडरी। और फ्लफ़ी, फ्लफ़ी मतलब गुदगुदी, ठीक है। पैच कैन बी वाइट, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, यानी इसके जो धब्बे होते हैं, ये धब्बों से तो आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे मेनली, ठीक है। ये धब्बे लगभग कई बार एक जैसे ही होते हैं, तो ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, लेकिन कोई ख़ास अंतर नहीं होता है, ठीक है। अगली बात करें, अगर बहुत दिनों तक एक्सपोजर रहे, यानी एक्सपोजर कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपकी बॉडी का कांटेक्ट आता है इस जो आपका ये क्या होता है, मोल्ड से अगर आपकी बॉडी पे अगर कोई एक्सपोजर होता है, तो वो क्या कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन भी ले आता है कभी कभी, फटीग ले आता है, जॉइंट पेन्स ले आता है, मतलब ये एक मल्टीपल प्रॉब्लम कॉज करता है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो आपका मोल्ड होता है, सॉरी माइल्ड्यू क्या होता है, इसमें फिलामेंट होते हैं, मतलब कि इसके ऊपर स्पोर होते हैं, स्पोरेंजियम केस, स्पोर केस होगा ना। तो स्पोर केस में जो स्पोर होते हैं, ये गले में, नाक में, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू गले में भी जा सकते हैं, हमारी नाक में भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कफिंग कॉज करते हैं, सोर थ्रोट मतलब गले में कड़वाहट, खट्टापन जैसा लग सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और हेडेक कॉज करता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो आपका मोल्ड होती है, इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, फूड बनाने में और मेडिसिन्स बनाने में। क्या बनाने में, फूड और मेडिसिन्स बनाने में। यहाँ पे मेडिसिन की स्पेलिंग गलत है, इसे सही कर लीजिएगा। फूड और मेडिसिन बनाने में। और जो आपकी माइल्ड्यू होती है, इसका कोई भी बेनिफिशियल यूज नहीं होता, मतलब ये सिर्फ नुकसान ही पहुँचाती है, आप इसका इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं कर सकते। कलर रिमेन्स एज आफ्टर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब जब इसकी सफाई करते हैं, केमिकल ब्लीच होता है ना, इस अगर ब्लीचिंग कर दें हम उस दाग की जहाँ पर ये लगा हो, तो जो मोल्ड होता है, ये इसका स्पॉट जो होता है वैसा का वैसा ही बना रहता है। लेकिन जो माइल्ड्यू होती है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है, इसका जो कलर होता है, ये धीरे धीरे हल्का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज फंगस ऑब्टेन न्यूट्रिशन, फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये नॉन क्लोरोफिलिक है, यानी ये अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता। जब हम खुद नहीं खाना बना सकते तो डेफिनेटली वी विल बी हेटरोट्रॉपिक, एंड एज इनिशियली इन द फर्स्ट पेज आई टोल्ड यू दैट दे आर हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक में भी कैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे आपके मशरूम क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। जो मशरूम जो होता है वो सड़ी गली चीज़ों पे निकल आता है ना। जो कुछ पैरासाइटिक होते हैं, मतलब कि किसी एनिमल की बॉडी पे आ जाएंगे, ठीक है, या प्लांट की बॉडी पे आ जाएंगे, तो उनके एग्जाम्पल में क्या होती हैं, स्मट या रस्ट होती हैं। अगर हम अपनी बॉडी ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारे लंग्स में क्या होता है, हिस्टोप्लाज्मा नाम की फंगस इकट्ठा हो जाती है, ये भी बीमारियां कॉज करती है। म्यूचुअलिस्टिक मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन वाला, म्यूचुअलिस्टिक मतलब सिम्बायोटिक, कैसा,
सिम्बायोटिक। आप सिम्बायोटिक को एक और नाम दे सकते हो म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिस्टिक मतलब एक दूसरे की हेल्प से रहने वाली। तो जो लाइकेंस होती हैं, लाइकेन आपने पढ़ी है ना, फंगस और एल्गी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। ये एक दूसरे से भी न्यूट्रिशन ले सकती हैं, ठीक है। एक जगह देता है, एक रहने के लिए जगह, और एक खाना देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के इसके 3 तरीके हैं, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का स्पोर से ये करता है, स्पोरेंजियम्स के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है। और इसकी डिटेलिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए क्लास 11th 12th में मिलेगी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है। सेक्सुअली और सेक्सुअली, तो एसेक्सुअली मेथड जो होते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड, ये ज़्यादातर कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली। और जब पुअर कंडीशंस होती हैं इसके लिए, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन पुअर होती हैं, तो ये सेक्सुअली ग्रो करता है, ठीक है। पुअर कंडीशन, न्यूट्रिएंट्स जब स्कार्स होते हैं, स्केर्स मतलब कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो ये कैसे ग्रो करता है, सेक्सुअली। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली कि कब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा और कब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 3 टाइप से करता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, पहले तो फ्रेगमेंटेशन। ये सारे के सारे प्रोसेस है, एक बार आप क्लास 7th में जाएं, एक बार 7th क्लास के रिवीजन करें सिलेबस को, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें आपने पढ़े होंगे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ये पढ़े हैं आप सभी ने, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसा ही प्रोसेस होता है। उसमें सीड लाइक स्ट्रक्चर स्पोर होते हैं, जो फ्लावर या लीफ पर मोस्टली पाए जाते हैं, और यही टूट कर क्या होते हैं, सीड की तरह वर्क करके नया प्लांट निकाल देते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें आपका जो माइसीलियम होता है ये टूट जाता है फिलामेंट में। किसमें टूट जाता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में टूट जाना, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में टूट जाना। तो एक पेरेंट जो होता है वो क्या होता है, 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है। और पेरेंट यहाँ क्या होता है, माइसीलियम। पेरेंट क्या होता है, माइसीलियम जो होती है ये स्प्लिट हो जाती है और नए लाइफ में ग्रो करती है। बडिंग की बात करें तो बडिंग अभी ईस्ट में ही हमने देखी थी कि क्या होता है, एक ईस्ट होती है, उसके ऊपर एक बड जनरेट होती है, फिर धीरे धीरे वो बड ग्रो करती है, उसके ऊपर एक और बड, फिर उसके ऊपर एक और बड, तो धीरे धीरे क्या होती है, बडिंग होने लगती है। ये ईस्ट में होती है। एसेक्सुअल स्पोर, अब माइसीलियम आपने देखा था, माइसीलियम के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स, यानी छोटे छोटे पोलन ग्रेन की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और यही स्पोर क्या होते हैं, ये उड़कर गिर जाते हैं। जैसे कि आपकी जो मोल्ड होती है, ब्रेड मोल्ड होती है ना, ब्रेड मोल्ड, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो मोल्ड होती है ब्रेड मोल्ड। तो जो ब्रेड मोल्ड होगी, आपने देखा था ना, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या थे, स्पोर्स ही तो उड़ उड़ के गिर रहे थे। अगर मैं वापस आपको डायग्राम पे ब्रेड मोल्ड के ले जाऊँ तो देखिए आप, यहाँ पे ये स्पोर दिख रहे हैं ना आपको, ये स्पोर ही तो उड़ उड़ के गिर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ कैसे हो रही है, स्पोर के थ्रू हो रही है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय डिफ्यूजन ऑफ कॉम्पिटेबल न्यूक्लियाई। यहाँ पर जो न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियाई कहाँ होती है, जो आपका स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम, स्पोर्स की न्यूक्लियाई, स्पोर की न्यूक्लियाई, किसकी, स्पोर्स की न्यूक्लियाई जो होती है, जब दूसरी स्पोर की न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाती है तो ये रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप उतनी डिटेल में ना जाइएगा, आप जैसा लिखा हुआ है उसे वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, स्पोर से स्पोर के फ्यूजन से, आपस में जुड़ जाने से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इन दोनों, जब ये आपकी न्यूक्लियस होंगे ना, स्पोर्स के न्यूक्लियस, स्पोर न्यूक्लियस जो होते हैं, स्पोर न्यूक्लियस आपस में जब जुड़ेंगे, ठीक है, तो इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ेगा, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो पहले प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ता है, फिर न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, और फिर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, रिडक्शनल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अभी केवल आप इतनी बातें ही नोट कीजिएगा, हम लोगों को इसकी डेप्थ में नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल हमें इनके नामों को जानना है,
इनकी अच्छे से पढ़ाई हमको क्लास 11th में करनी है, तो डोंट पैनिक, डोंट थिंक मोर, इतने ही तक आप बस ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा अभी ना जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा जाने में क्या होगा, आपको बहुत सारे और स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। तो हम केवल अभी इन नामों को जान लेते हैं, मतलब ठीक है। अब हम बात करते हैं फंगस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो फंगस के एडवांटेजेस की बात करें तो फंगस, पहले तो कुछ ईडेबल मशरूम्स होते हैं जिनको खाया जाता है, यानी कि हम एज ए ईडेबल यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे फंगस को। मोल्ड्स आर यूज टू चीज प्रोडक्शन, मोल्ड का इस्तेमाल करके चीज प्रोडक्शन किया जा सकता है। बहुत सारे मोल्ड्स जैसे कि पेनिसिलिन जो होती है, इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प होती है। ईस्ट यूज होता है ब्रेड मेकिंग में, ठीक है। और क्या होता है, फंगस एक टाइप का डिकम्पोजर भी तो होता है ना, डिकम्पोजर, ये भी तो एक फ़ायदा है कि ये एनवायरनमेंट का क्लीनर भी होता है। डिकम्पोजर क्या होते हैं, एनवायरनमेंट क्लीन करते हैं, तो एक फ़ायदा क्या होता है, एज अ डिकम्पोजर इट क्लीन्स एनवायरनमेंट, आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो। अगर हम नुकसान की बात करें तो ये हार्मफुल कुछ मशरूम्स होते हैं, यानी कि दे आर नॉन ईडेबल, आप उन्हें खा नहीं सकते। तो ऐसे मशरूम को खाने से क्या होगा, आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, दूसरा, कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो फूड को ख़राब कर देंगे, अगर वो फूड के कांटेक्ट में आ गए तो ख़राब कर देते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड होती है, ठीक है, ये ख़राब कर देगी। और फंगी कैन कॉज ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज, ये ह्यूमन और प्लांट डिजीज़ को कॉज करती हैं। और आपका होमवर्क जो है वो क्या है, ह्यूमन डिजीज़ जो होती है, एथलीट फूड्स, कुछ ह्यूमन डिजीज़ेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फंगी जो होती है वो मेनली 3 टाइप की डिजीज़ेस हमारी बॉडी में कॉज करती है। एक होती है पॉइजनिंग, मतलब कि अगर आप खा लो उस फंगी को तो फूड पॉइजनिंग कॉज करेगी। अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन कर सकती है और एलर्जी कॉज कर सकती है। पैरासाइटिक मतलब वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगी तो हमारी बॉडी का नुकसान भी तो पहुंचाएगी। पैरासाइट क्या होते हैं, जिस बॉडी पर रहते हैं उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं ना। तो पैरासाइटिक अगर इसने न्यूट्रिशन लिया तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। पॉइजनस मशरूम जैसे अगर आपने ख़राब खा लिया तो ये बीमारी क्रिएट करेगी, पेट ख़राब कर देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर पैरासाइटिक ईस्ट हमारी बॉडी में ईस्ट आ गया, ईस्ट से अगर कोई एलर्जी, ईस्ट से आप कह सकते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ईस्ट से बहुत प्रॉब्लम होती हैं और आप ह्यूमन डिजीज़ेज़ होती हैं, ठीक है। अधिकतर स्किन प्रॉब्लम्स जो होंगी आपको फंगस से दिखाई देंगी, मेनली जो होंगी वो स्किन वाली प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो जैसे आपका कैंडिडाइसिस होती है, कैंडिडाइसिस मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो ये अपने आप में एक बहुत फेमस बीमारी है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में देखिएगा और एटलीस्ट मुझे कैंडिडाइटिस की एक इमेज भेजिएगा कि कैंडिडाइटिस दिखती कैसी है, कैसी लगती होगी, ये क्या हो जाता है इसमें, आप इसे फाइंड कीजिएगा। सारी चीज़ें मैं ही बताऊँ ये अच्छा नहीं लगेगा, कुछ चीज़ें आप भी फाइंड कीजिए अपने हाथ से, ठीक है। तो कैंडिडाइटिस हो सकती है, रिंग वॉर्म हो सकता है, यानी कि हमारे हाथ पर जो होता है दाद जैसा हो जाता है, रिंग जैसा बन जाता है और वो फिर फैलता चला जाता है, ठीक है। रिंग वॉर्म हो जाता है, एथलीट फूड्स नाम की बीमारी हो जाती है और मोल्ड एलर्जी भी हो जाती है। तो ये आपका होमवर्क है। पैरासाइटिक ये जो डिजीज़ेज़ लिखी हुई हैं, ह्यूमन डिजीज़ेज़, इनके बारे में आप मुझे लगभग हर टाइप की, ये जो 3 टाइप दिए ना, पॉइजनिंग, पैरासाइटिक और एलर्जी, तो ये आपका होमवर्क है। ये तीनों टाइप की 2 डिजीज़ेज़ ऑफ ईच, 2 पॉइंट्स लिखिएगा, मतलब कि वो क्या करती हैं, और एक इमेज मुझे भेजिएगा बनाकर, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज सेशन, and please send your homework necessarily, because most of the students are not sending their homeworks, okay. Only 10 to 12 students are sending their homework every day, but I want your more response, so please must send your homework. Thank you students.